रबी भारतीय फसलें तो रबी अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें कौन से? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी। इसमें तुम्हारी तम्बाकू भी आती है, तो तम्बाकू रबी और खरीफ दोनों में रहती है। ठीक है, इसमें तम्बाकू भी है रबी में। ठीक है, तम्बाकू दोनों में, रबी और खरीफ में। तो ये जो रबी वाली फसलें हैं शीत ऋतु की फसलें कहते हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी बहुत पूछता है। फिर खरीफ में देखें तो ये जून जुलाई में बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, सन, जूट, उड़द और तम्बाकू आता है। तम्बाकू रबी में भी है, तो ध्यान रखना ये दोनों में आता है। इसे वर्षा काल की फसलें कहते हैं रबी फसल को। और जायद में कौन सी आती है? रबी और खरीफ के बीच की फसलें मार्च में बुआई होती है और जून में काट ली जाती है। जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, करेला है, या तो इसमें सब्जियां आती हैं। ठीक है, ये ग्रीष्मकाल की फसलें कहलाती हैं। और कुछ भी हम देख लेते हैं, प्रमुख तथ्य देखते हैं। फसल चक्र का अगर फार्मूला कभी भी पूछ देता है तो फसल चक्र का फार्मूला होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष और इनका पूरे का गुणा 100 से। तो एक फार्मूला हो गया, ध्यान रखना है। कुछ फसल चक्र जो प्रमुख हैं वो देख लेते हैं, पूछे भी जाते हैं। एक वर्षीय देख लें तो जैसे चरी बरसीम, ये एक वर्षीय हो गई, इसकी गहनता जो है आपकी 200% है। ठीक है, फसल चक्र का 200%। दूसरी है धान, गेहूँ, मूंग 300। फिर तीसरा है टिंडा, आलू, मूली, करेला, ये 4 हो गए, तो इसका 400 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये एक वर्षीय फसलें हो गई। कौन सी? चरी बरसीम, और दूसरा है धान, गेहूँ, मूंग, तीसरा है टिंडा, आलू, मूली और करेला। और द्विवर्षीय देख लें तो द्विवर्षीय में 2 हैं, कपास, मटर, परती, फिर जमीन छोड़ो, फिर गेहूँ। कपास, मटर, परती, फिर गेहूँ, ये है तुम्हारा द्विवर्षीय। और फिर दूसरी कौन है? चरी गेहूँ, चरी मटर, चरी गेहूँ, चरी मटर, ये भी द्विवर्षीय है। 3 वर्षीय हैं तुम्हारी 2, हरी खाद, आलू, गन्ना, पेड़ी। हरी खाद, आलू, गन्ना, पेड़ी। और दूसरी है मूंगफली, अरहर, गन्ना, मूंग, गेहूँ, मूंग। ये देखो 1995 में पीछे में पूछा गया है, मूंगफली, अरहर, गन्ना, मूंग, गेहूँ, मूंग। ठीक है, ये है 3 वर्षीय, तो ये याद रखना आ सकता है। फिर देख लें हम खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र देख लें तो देखो विश्व में खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र देखें तो खाद्यान्न उत्पादन में जो खाने वाली चीज़ें होती हैं सीरियल जिन्हें बोलते हैं, खाने वाले खाद्यान्न जो हैं सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है USA, नंबर 3 पे भारत आता है। 2020 का डाटा है ये FAO का फूड, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये FAO के अनुसार तो नंबर 1 पे चीन है खाद्यान्न में, नंबर 2 पे USA, फिर भारत, फिर रूसी संघ है, फिर ब्राज़ील है। आगे देखें फसल उत्पादकता देखें तो भारत और विश्व में तो फसल की उत्पादकता देखें तो भारत सर्वोच्च उत्पादकता देखें किस राज्य में है। ठीक है, और विश्व में देखें किसकी है, मीट्रिक टन में है, ये मीट्रिक टन में, ये किग्रा प्रति हेक्टेयर में है। तो धान में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा धान कौन पैदा करता है? ये पंजाब करता है, 4035 किग्रा प्रति हेक्टेयर में। और विश्व में धान सबसे ज़्यादा कौन पैदा करता है? अमेरिका, 8.54 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर में। गेहूँ सबसे ज़्यादा भारत में कौन पैदा करता है? पंजाब, 5008 हेक्टेयर किग्रा प्रति हेक्टेयर में। और विश्व में गेहूँ 6.9 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर में UK पैदा करता है। UK सबसे ज़्यादा उत्पादकता गेहूँ की UK में है। मक्का की भारत में उत्पादकता सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और विश्व में तुर्की की उत्पादकता है। कपास की पंजाब में है। ठीक है, और वैसे चीन की है, विश्व में चीन की है। और कपास को रेपीसीड भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं, कपास और रेपीसीड सरसों को बोलते हैं। ठीक है, रेपीसीड या सरसों की देखें तो भारत में उत्पादकता गुजरात की है और विश्व में चिली की है। और सोयाबीन की उत्पादकता भारत में तेलंगाना की है और विश्व में तुर्की की है। तो इसमें ध्यान रखना एक बार। तो धान में देख लें, विश्व में सबसे ज़्यादा धान कौन पैदा करता है, मतलब उत्पादकता प्रति हेक्टेयर में USA की। गेहूं में प्रति हेक्टेयर तो पता है UK की। मक्का में प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादकता तुर्की की। कपास में चीन की, रेपीसीड या सरसों में चिली की और सोयाबीन में तुर्की की। ये उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भारत में से धान की तो पंजाब उत्पादकता, गेहूं में भी पंजाब है, मक्का में तमिलनाडु है, कपास में भी पंजाब है और रेपीसीड और सरसों में गुजरात है, सोयाबीन तेलंगाना है। ये हो गए तथ्य। उसके बाद देख लेते हैं कि चावल में उत्पादकता वाले शीर्ष राष्ट्र देखें तो वही USA तो है ही है। ठीक है, उत्पादकता में प्रथम में USA हो गया, फिर मिस्र हो गया और फिर पेरू, फिर चीन। नंबर 1 पे USA, फिर मिस्र है, फिर पेरू, फिर चीन है।
चावल में शीर्ष उत्पादकता देख लें तो प्रथम है पश्चिमी बंगाल अपने भारत में, फिर नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश आता है, फिर पंजाब आता है। ठीक है, चावल में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है भारत में? पश्चिमी बंगाल है, और फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब आता है। ठीक है, ये उत्पादक राज्य हैं, उत्पादकता नहीं, उत्पादक सबसे ज़्यादा तुम्हारा पश्चिमी बंगाल में चावल होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब में। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा चावल में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, फिर पश्चिमी बंगाल में है, फिर उड़ीसा में है। तो क्षेत्रफल में देखें चावल की खेती जहाँ क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर उड़ीसा। धान के शीर्ष उत्पादकता वाले राज्य देखें तो उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ है? पंजाब की है। ठीक है, हमने देखा था अभी, पंजाब की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की, फिर तेलंगाना की है। ठीक है, ये हो गए। और फिर देख लेते हैं प्रमुख शीर्ष गेहूँ उत्पादक राष्ट्र देख लें तो सब नंबर 1 पे चीन है, फिर नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे रूसी संघ है, फिर यूएसए है, फिर कनाडा। तो नंबर 1 पे देख लें चीन, और नंबर 2 पे भारत गेहूँ उत्पादक राज्य। ठीक है, और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल गेहूँ का है कहाँ? भारत में, फिर रूस में, फिर चीन में। तीसरे नंबर पे चीन है, लेकिन पैदा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में ही होता है। जबकि सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है चावल की? वो होती है भारत में, लेकिन पैदावार में हम दूसरे नंबर पे, नंबर 1 पे चीन है। ठीक है, उसमें उत्पादकता वाले देखें शीर्ष राष्ट्र, तो उत्पादकता में तो यूके है नंबर 1 पे, फिर में से फिर चीन है चौथे नंबर पे। मैच को तो नंबर 1 यूके याद रखो। गेहूँ उत्पादक राज्य अगर देखें तो सबसे उत्पादक गेहूँ उत्पादक राज्य देखें, सबसे ज़्यादा चावल गेहूँ कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और मिलियन टन देखो है वहाँ 35 मिलियन टन, 35.5 मिलियन टन, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर पंजाब में है। उत्पादकता पूछे तो पंजाब ही होगा, उत्पादकता ही उत्पादक हैं सबसे ज़्यादा। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पूछे तो पंजाब होगा। वैसे सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। ठीक, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में ही गेहूँ का भी क्षेत्रफल है, और चावल के लिए भी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, द्वितीय मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है तीसरे नंबर पे, और राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल में। वो उत्पादक देखो राज्य पूछा, प्रति हेक्टेयर उत्पादक तो हमारे पंजाब आ गया। ठीक है, 5008 प्रति हेक्टेयर है, 5008 किग्रा प्रति हेक्टेयर है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे हरियाणा है गेहूँ में, नंबर 3 पे राजस्थान, नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश आता है। उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर में नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना। फिर प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। मक्का के शीर्ष उत्पादक राष्ट्र देखें तो मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है? यूएसए में होता है। ठीक है, यूएसए में होता है, फिर चीन में होता है। ठीक है, यूएसए में 360 मिलियन टन होता है, 2020 का डाटा है। चीन में 260 मिलियन टन होता है, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, फिर यूक्रेन। तो नंबर 1 2 याद रखो यूएसए, नंबर 2 पे मक्का में चीन है। फिर मक्का क्षेत्रफल देख लें, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है मक्का का? चीन है। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में चीन में है, और द्वितीय संयुक्त राज्य अमेरिका है, तृतीय में ब्राज़ील है, चौथे नंबर पे भारत है। तो मक्का के क्षेत्रफल वाले शीर्ष राज्य, चौथे नंबर पे भारत है, नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पर यूएसए है। ठीक है, फिर मक्का उत्पादकता वाले राष्ट्र, तो उत्पादकता में नंबर 1 पे तुर्की है, नंबर 2 पे यूएसए है, तृतीय पे कनाडा है, चतुर्थ पे मिस्र है। ये हो गया। मक्का उत्पादक शीर्ष राज्य अगर भारत में देखें मक्का उत्पादक शीर्ष राज्य तो कर्नाटक है नंबर 1 पे, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो मक्का उत्पादक में भारत में राज्य नंबर 1 पर कौन? कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, और मक्का क्षेत्रफल में राज्य देखें तो कर्नाटक की क्षेत्रफल में भी है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इसमें उत्पादकता में मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है, महाराष्ट्र है, उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी वही है क्रम। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल में भी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, उत्पादक में भी तुम्हारा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही है। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद देख रहे हैं कुल दलहन में सबसे ज़्यादा दलहन कहाँ उत्पादकता कहाँ राज्य है? तो मध्य प्रदेश में दलहन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, मध्य प्रदेश में दलहन नंबर 1 पे, फिर राजस्थान नंबर 2 पे, महाराष्ट्र 3 नंबर पे। ठीक है, चना उत्पादकता में देखें तो मध्य प्रदेश ही चना उत्पादक में भी है, दाल में भी मध्य प्रदेश है, चना में भी मध्य प्रदेश है। फिर नंबर 2 पे महाराष्ट्र आ जाता है चना में, नंबर 2 पे राजस्थान है, दाल में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। ठीक है, और चना में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, और नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे राजस्थान। अरहर दाल सबसे ज़्यादा देखें तो कौन पैदा करता है? महाराष्ट्र ही पैदा करता है उत्पादक। ठीक है, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना। अरहर दाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर तेलंगाना। मुख्य है, फैक्ट कोई पूछे नहीं, बस हमें पता होना चाहिए। मसूर उत्पादक सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। मसूर कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मसूर उत्पादक कौन राज्य शीर्ष पे है? उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल है। सोयाबीन में देखें तो महाराष्ट्र है उत्पादक, फिर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है। ठीक है, सोयाबीन में महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान है। सोयाबीन क्षेत्रफल वाले देखें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा क्षेत्रफल है, क्योंकि उत्पादक भी महाराष्ट्र है, लेकिन क्षेत्रफल कहाँ है ज़्यादा इसका? मध्य प्रदेश का। फिर नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, लेकिन उत्पादक भी महाराष्ट्र आगे है। ठीक है, नंबर 3 राजस्थान का है। उसके बाद तुम्हारा देख लें इधर
तिलहन उत्पादक शीर्ष राज्य, तिलहन उत्पादक में देख लें शीर्ष राज्य कौन है, तो शीर्ष राज्य तिलहन उत्पादक में शीर्ष राज्य है तुम्हारा तो राजस्थान है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। तिलहन में नंबर 1 पे कौन है तुम्हारा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। और ऑयल कार्ब देखो शीर्ष उत्पादक ऑयल क्रॉप्स जो है तुम्हारा विश्व में देखें तो तिलहन की जो फसलें हैं सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन है, ब्राज़ील उत्पादक में, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर अर्जेंटीना और भारत यहाँ पर विश्व में 5वां है। तिलहन क्रॉप्स में भारत कितने नंबर पे, 5वें पे है, ठीक है। ब्राज़ील नंबर 1 पे, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर अर्जेंटीना, भारत 5वें नंबर पे है। तो तिलहन उत्पादक राज्य हमारे वहाँ राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये क्रम हो गया। नारियल उत्पादक देखें तो भारत में केरल नंबर 1 पे, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो नंबर 1 पे नारियल उत्पादक में केरल और नंबर 2 पे तो नारियल में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो नारियल में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। नारियल उत्पादक शीर्ष राष्ट्र, ठीक है, ये राष्ट्र देखें तो वैसे कहाँ है, इंडोनेशिया, फिर भारत है। भारत नंबर 2 पर आता है नारियल में, नंबर 1 पे इंडोनेशिया, फिर भारत आता है, फिर फिलीपींस और फिर ब्राज़ील। तो नंबर 1 पे इंडोनेशिया, फिर भारत। उसके बाद फलों में कड़वापन किसके कारण होता है, देखो आंवले में जो कसैलापन होता है वो टैनिन या कह लीजिए इलोजिक या गैलिक या पॉलीफिनॉल के कारण होता है। तो आंवले का जो कसैलापन होता है वो किसके कारण होता है, जो टैनिन होता है या इलोजिक, गैलिक या पॉलीफिनॉल इनके कारण होता है। और बेल में जो कड़वाहट होती है बेल में वो मार्मेलोसिन के कारण होता है, मार्मेलोसिन के कारण होता है बेल में कड़वाहट। बादाम में जो कड़वाहट आती है वो एमाइलिडिन के कारण होता है, एमाइलिडिन के कारण होता है। पीपर में जो कड़वाहट होती है वो ओलिमोरेसिन के कारण होता है, ओलिमोरेसिन के कारण। पपीता का जो पीला रंग होता है ये इंपॉर्टेंट है, कैरकोजेंथिन पिगमेंट के कारण होता है। पपीते का जो पीला रंग है कैरकोजेंथिन पिगमेंट के कारण होता है, पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो शलजम में कुछ तत्वों की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। जैसे शलजम में वाटर कोर का जो रोग होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। फूल गोभी में जो वाइट टिल का रोग होता है वो मॉलिब्डेनम एमओ की कमी से होता है। फूल गोभी में जो बटनिंग जो रोग होता है वो नाइट्रोजन एन की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग जो रोग होता है वो बोरान बीओ की कमी से होता है। चुकंदर में जो हर्ट रोट का रोग होता है वो बोरान की कमी से होता है। मटर में मार्स का जो रोग होता है मैग्नीज की कमी से होता है, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है। चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग जो होता है वो तुम्हारा मैग्नीज की कमी से भी होता है, ठीक है। चुकंदर में तुम्हारा जो हार्ट रोट होता है वो बोरान की कमी से, और जो चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग होता है वो मैग्नीज की कमी से। गाजर में कोटार स्पॉट का जो रोग होता है जिसको कैविट स्पॉट बोलते हैं वो कैल्शियम सी की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो होता है वो भंडारण में O2 की कमी जब हो जाती है तो उसकी कमी से हो जाता है, ठीक है, ये पूछा भी गया है खूब। तो ये हो गया। अब फिर देख लीजिए मसाला में भी देख लेते हैं शीर्ष उत्पादक राज्य। तो मसाला में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है हमारा, नंबर 1 पे मसाला में तो राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है। तो मसाला में क्षेत्र वाले उत्पादक राज्य कौन है, क्षेत्रफल में देखें, ठीक है, क्षेत्रफल में मसाला में देखें तो राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक आता। तो क्षेत्रफल मसाला में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में मसाला की जो खेती होती है। उत्पादक देखें तो मसालों के शीर्ष उत्पादक देख लें तो केसर देखो उत्पादक सबसे नंबर 1 पे कौन है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है, जम्मू कश्मीर में, यूपी PCS में पूछा भी गया है। काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है, कर्नाटक, फिर केरल, फिर असम में। तो काली मिर्च नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 केरल, नंबर 3 असम है। ये खूब पूछे गए। देखो छोटी इलायची केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, देखो 2020-21 का डाटा है उसके अनुसार है। तो छोटी इलायची केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। और बड़ी इलायची देखो, बड़ी इलायची नंबर 1 सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल है। तो देखो छोटी इलायची तुम्हारे दक्षिण भारत में होती है, बड़ी इलायची तुम्हारे उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है, जैसे सिक्किम नंबर 1, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिमी बंगाल है। और छोटी इलायची केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का ध्यान रखना। अदरक जो है तुम्हारी कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर असम में। अदरक में नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 असम। जीरा के बीज जो है आपके नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पश्चिमी बंगाल। लौंग नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 केरल। तो लौंग में नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 केरल। लाल मिर्च जिसको ड्राइड बोलते हैं, लाल मिर्च नंबर 1 आंध्र प्रदेश, फिर नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 मध्य प्रदेश। हल्दी नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 कर्नाटक, ठीक है। और धनिया के बीज नंबर 1 मध्य प्रदेश, फिर नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 राजस्थान। लहसुन नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान, फिर नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश है, लहसुन में उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे है।
मेथी में नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 गुजरात। मेथी में नंबर 1 राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। फिर वनीला में नंबर 1 कर्नाटक, फिर केरल आता है। आइए इसमें पूछा भी गया है, वनीला में नंबर 1 कौन है? कर्नाटक। नंबर 2 पे केरल है तुम्हारा। ये हो गई मसाला बोर्ड का डाटा है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट, ये देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय जो है तुम्हारा क्या है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, जिसको NIFTEM बोलते हैं, कहाँ है? कुंडली हरियाणा में। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? कुंडली हरियाणा में है। पूछा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? तो कैल्शियम कार्बाइड से कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटाइलिन निकलती है गैस। कौन सी निकलती है? एसिटाइलिन गैस निकलती है कैल्शियम कार्बाइड से, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड से कार्बाइड बोलते हैं, लोग उसको खरीद के लाते हैं, फलों वगैरह को पकाने में रखते हैं, ठीक है। तो कार्बन जिसको कार्बाइड बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है तो वो एसिटा, ठीक है, एसिटाइलिन, ठीक है, या कह लीजिए एसिटाइलिन गैस निकालता है। फिर उससे ही क्या करते हैं, फल वगैरह पक जाते हैं, ठीक है। एसिटाइलिन गैस निकालता है, ठीक है, कौन? कैल्शियम कार्बाइड। फिर फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में अधिकतर फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं? तो निकोलस एपर्ट कहलाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं? निकोलस एपर्ट कहलाते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये कर्नाटक मैसूर में है। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है? कर्नाटक मैसूर में है। फिर भारत में कुल फसलों तथा सब्जियों के उत्पादन का कितना प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? क्रमशः 4% और 2%। तो फलों का लगभग 4% प्रसंस्करण हो जाता है, सब्जियों का कितना हो जाता है? 2% हो जाता है। तो प्रसंस्करण बहुत कम होता है, इसलिए सब फल वगैरह और सब्जी वगैरह क्या हो जाती हैं? ख़राब हो जाती हैं। तो फिर जब उनकी सीजन नहीं रहती तो बहुत महंगे हो जाते हैं। तो प्रसंस्करण हमें बढ़ाना है, सरकार इस पर जोर भी दे रही है, ठीक है। मेगा फूड पार्क जो योजना है इन्हीं के लिए प्रसंस्करण पर ही जोर है। फिर है भारत में खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग है 3 गामा संयंत्र कहाँ लगाए जाए हैं? देखो गामा संयंत्र लगाया जाए कहाँ? सोनीपत हरियाणा में, फिर अंबरनाथ महाराष्ट्र में और बड़ोदरा गुजरात में लगाया जा रहा है। तो गामा सेंटर कहाँ लगाया जा रहा है? खाद्य पदार्थों के प्रोसेसिंग है तो सोनीपत हरियाणा में लगाया जा रहा है, अंबरनाथ महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है और बड़ोदरा कहाँ? गुजरात में लगाया जा रहा है। सीरे में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3% होती है एसिटिक अम्ल सीरे में। अम्लीय खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु किस तापक्रम पर निष्क्रिय रहते हैं? -100 सेंटीग्रेड पर। कितने? 100 सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, 100 सेंटीग्रेड ताप पर रहते हैं। अम्लीय में खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु किस ताप पर निष्क्रिय रहते हैं? 100 सेंटीग्रेड ताप पर रहते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग क्रिया की जाती है सब्जियों में। ब्लीचिंग क्रिया किसमें होती है? सब्जियों में होती है। फलों में जो है पैक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है जेलीमीटर से। तो फलों में पैक्टिन की मात्रा कैसे ज्ञात करोगे? जेलीमीटर से। मार्मलेट तैयार किया जाता है नींबू प्रजाति के फलों से। मार्मलेट किससे तैयार किया जाता है? नींबू प्रजाति के फलों से। टमाटर के केचप में प्रयुक्त होने वाला संरक्षी रसायन कौन है? सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं फलों के संरक्षण में, ठीक है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सोडियम बेंजोएट इंपॉर्टेंट है। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1993। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1993 में। कार्डियल बनाने के लिए कुल ठोस पदार्थ एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो कार्डियल बनाने के लिए, ठीक है, कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 30% होनी चाहिए और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 350 ppm होनी चाहिए, ठीक है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1988 में। तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना जुलाई 1988 में की गई। और नमक की कितनी मात्रा या सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? 15 से 25%। इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना जुलाई 1988 में। और नमक की कितनी मात्रा या सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त है? 15 से 25%। जेली में अम्ल, ठीक है, जेली में अम्ल, चीनी की सांद्रता एवं जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो जेली में अम्ल होता है 0.5 से 1.0%, ठीक है। और चीनी की मात्रा होती है 65% और जल की मात्रा होती है 33 से 38%। तो ध्यान रखना, चीनी सबसे ज़्यादा होती है जेली में 65% और जल 33 से 38% और अम्ल की मात्रा होती है 0.5 से 1% तक, ठीक है। पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट का प्रयोग किस में करते हैं? हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में। तो पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट का प्रयोग किस में होता है? हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में। अचार में नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? 15 से 16%। तो अचार खराब नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमारा पेड़ भी कुछ हार्मोन निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे पेड़ों में हार्मोन, पादपों में हार्मोन होता है आक्जिन्स होता है। क्या होता है? आक्जिन्स होता है, साइटोकाइनिन्स होता है, जिब्रेलिन्स होता है, इथाइलिन होता है।
तो देखो ऑक्जिन्स जो होता है प्राकृतिक रूप से नई पत्तियां तथा ऊपरी सिरे की कलियों में बनता है। तो ये जो है ऑक्जिन्स जो होता है, जो पादप हार्मोन है, ये प्राकृतिक रूप से कहाँ बनता है? नई पत्तियों तथा ऊपरी सिरे के कलियों में बनता है और बाद में यह ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। यह तने की वृद्धि में काम आता है। कलम जैसे कटिंग में जड़ों का प्रेरण करता है। जब कलम कटिंग होती है तो जड़ों का प्रेरण करता है। फलों के विकास में मदद करता है। पार्श्व कलिकाओं के वृद्धि को रोकना, ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है। शीर्ष प्रभाविता, ये क्या है? इससे शीर्ष प्रभाविता होती है। विगलन परत के निर्माण को रोकना, विगलन परत के निर्माण को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, बीजों को सुषुप्ता अवस्था में बनाए रखना, ये इसके कार्य हैं। तो ऑक्जिन्स के बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा कार्य हैं, ध्यान रखना। ये क्या करता है? तने की वृद्धि, कलम में जड़ों का प्रेरण, फलों के विकास में पार्श्व कलियों के वृद्धि को रोकना, शीर्ष प्रभाविता, ये पीछे में पूछा भी गया है। विगलन परत के निर्माण को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखना, बनाए रखना, ये सब इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब देखो जिब्रेलिन का क्या काम है, ठीक है? तो ये इसका प्रमुख कार्य है आनुवांशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा कर देना। आनुवांशिक रूप से जो छोटे पौधे होते हैं उनको बड़ा कर देता है। या इसमें देखो पूछा गया है जिब्रेलिन का कार्य पादप हार्मोन। अन्य प्रमुख कार्यों में देखें तो बीज एवं कंद की सुषुप्ता को तोड़ना, तो ये बीज और कंद की सुषुप्ता को क्या कर देता है? तोड़ देता है। ऑक्जिन्स क्या रखता है? तुम्हारा सुषुप्ता अवस्था बनाए रखता है और ये तोड़ता है। बीज रहित फल का निर्माण करना, तो जिब्रेलिन क्या करता है? बीज रहित फल का भी निर्माण करता है। जैसे अंगूर आदि फलों को बड़ा करने में भी ये प्रयोग होता है, ठीक है? अंगूर आदि फलों को बड़ा करने में प्रयोग होता है कौन? यही जिब्रेलिन से पूछा भी गया, पीछे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन से ध्यान रखना, ठीक है? साइटोकाइनिन्स क्या करता है? कोशिका विभाजन तथा जीर्णावस्था को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साइटोकाइनिन्स क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है और जीर्णावस्था को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इथाइलिन क्या करता है? फल पकाने वाला हार्मोन इसे कहते हैं। इथाइलिन को हम फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, पीछे में पूछा गया। यह एक उड़नशील गैस रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है, ठीक है? गैस रूप में पाया जाता है। एसिटिलीन तथा प्रोपाइलिन भी फलों को पकाते हैं। जैसे कुछ एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन और प्रोपाइलिन भी फलों को पकाते हैं, तो ये भी ध्यान में भी पूछे गए तुम्हारे। देखो जो इथाइलिन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है पत्तियों, फलों और तनों के बीच विगलन परत का निर्माण कर असमय पत्तियों या फलों को गिरा देना, ठीक है? तो इथाइलिन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये पत्तियों और फलों और तनों के बीच विगलन परत का निर्माण कर देता है, जिस निर्माण कर असमय मतलब समय से पहले ही पत्तियों और फलों को क्या करता है? गिरा देता है। ये यूपीपी में पूछा गया, इथाइलिन का ही काम है। फलों देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, फलों में एकांतरण फलन की समस्या आमतौर से सेब में पाई जाती है, या इसमें पूछा गया। तो इसमें एकांतरण फलन की समस्या क्या किस में पाई जाती है? आम और सेब में पाई जाती है। अर्थात आम का अगर पेड़ इस बार आया है तो अगले वर्ष वो नहीं आएगा, फिर अगले वर्ष आएगा, मतलब एक साल छोड़ के एक साल ले आते हैं फल, आम और सेब। 2019 में संसार में सर्वाधिक पुष्प आयातक 2 राष्ट्र कौन से हैं? जर्मनी और यूएसए। 2019 में सबसे ज़्यादा पुष्पों का आयात कौन किया था? जर्मनी नंबर 1 पे था और यूएसए नंबर 2 पे। संसार में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक फूलों की खपत कहाँ होती है? स्विट्जरलैंड में होती है और नॉर्वे में होती है, ठीक है? साइटोकाइनिन्स कोशिका विभाजन तथा जीर्णावस्था को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखो फिर से वही पॉइंट दिया, बार बार पूछता है इसलिए दिया है। कुछ और इम्पोर्टेंट देखो, फलों के रस से निर्मित पेय पदार्थों में सर्वाधिक लोकप्रिय और अधिकता से उपयोग किया जाने वाला पेय कौन सा है? स्क्वैश है। क्या है तुम्हारा? स्क्वैश। फलों के रस से निर्मित पेय पदार्थों में सर्वाधिक लोकप्रिय और अधिकता से उपयोग किया जाने वाला पेय पदार्थ कौन सा है? स्क्वैश है। पेय पदार्थों में सर्वाधिक उपयोग किन पेय पदार्थों का होता है? संश्लिष्ट या कृत्रिम पेय का? किसका? पेय पदार्थों में सर्वाधिक उपयोग किन पदार्थों का होता है? संश्लिष्ट या कृत्रिम पेय का। स्क्वैश में फलों का अंश कितना रहना चाहिए? तो स्क्वैश में फलों का अंश रहता है 25%। कितना? 25%। कार्डियल, ठीक है? कार्डियल में कुल ब्लेड ठोस की कम से कम मात्रा कितनी होनी चाहिए? कार्डियल में कुल ब्लेड ठोस की कम से कम कितनी मात्रा होती है? 30% होती है बाहर के अनुसार, ठीक है? फलों के सिरप में कुल ब्लेड ठोस कितना होता है? कम से कम 65%। फलों के सिरप में कुल ब्लेड ठोस कितना होता है? कम से कम 65%। संश्लिष्ट पेय पदार्थों में परिरक्षक बेंजोइक एसिड की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? 350 से 700 ppm तक, ठीक है? 350 से 600 ppm तक निर्धारित की गई है संश्लिष्ट पेय पदार्थों में परिरक्षक बेंजोइक एसिड की मात्रा, ठीक है? बेंजोइक एसिड क्या करता है? संरक्षण में मदद करता है ना खाद्य पदार्थों में, तो ये 350 से 600 ppm तक होनी चाहिए। तैयार पेय पदार्थ में कुल विलेय ठोस पदार्थ तथा पेय उपस्थित फल रस भाग कितना होता है? तो कुल विलेय में ठोस होता है 10% और फल रस कितना होता है? अभी 10% भी होता है। किन पेय पदार्थों में 100% फल रस उपस्थित रहता है? तो
किन पेय पदार्थों में 100% फल रस उपस्थित रहता है? तो वह फलों के रस और फलों के सांद्रिक रस में ही रहता है 100%। ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। 10 पाउंड दबाव पर और 0% ठीक है ताप पर ना 0 सेंटीग्रेड ताप पर 10 पाउंड दबाव पर और 0 सेंटीग्रेड ताप पर CO2 का अवशोषण कितना आयतन होगा? तो 1.7 आयतन होगा। ठीक है। कौन सा फल संग्रहण के समय नहीं पकता है? अनानास। अनानास संग्रहण के समय पकता नहीं। कौन? अनानास नहीं पकता है। कार्डियल मुख्यतः किस फल से बनाए जाते हैं? तो नींबू फल से बनाए जाते हैं। स्क्वैश में कुल बिले ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? 40% होती है। नेक्टर मुख्यतः किस प्रकार के फलों से तैयार किए जाते हैं? तो गूदे वाले फलों से, जैसे आम, अमरूद, पपीता, आड़ू एवं खुबानी है तो नेक्टर इन्हीं से तैयार किया जाता है। वर्ली वाटर में जौ का शत की मात्रा कितनी होती है? 30% होती है। वर्ली वाटर में जौ शत की मात्रा 30% होती है। फलों के सिरप में शक्कर एवं फल रस की मात्रा, तो फलों के सिरप में शक्कर की मात्रा 65% और फल रस की मात्रा 25% होती है। सिंथेटिक ड्रिंक में न्यूनतम कुल बिलेट ठोस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 65%। ठीक है। स्क्वैश, कार्डियल, नेक्टर था वर्ली वाटर में कौन सा गूदा रहित होता है? तो कार्डियल गूदा रहित होता है। तो स्क्वैश, कार्डियल, नेक्टर, वर्ली वाटर में कौन गूदा रहित होता है? तो कार्डियल गूदा रहित होता है। आम के नेक्टर में फलों का अंश कितना होता है? 20 से 25%। आम के नेक्टर में फलों का अंश कितना होता है? 20 से 25% होता है। केचप कौन शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। केचप किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। टमाटर के पूरी तथा पेस्ट न्यूनतम कुल बिलेट ठोस कितना होना चाहिए? 9 से 25%। तो टमाटर के पूरी तथा पेस्ट में न्यूनतम कुल बिलेट ठोस कितना होना चाहिए? 9 से 25% होना चाहिए। सिरके एसिटिक अम्ल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 4 से 10%। सिरके में एसिड अम्ल की मात्रा 4 से 10%। किस फल अथवा सब्जी का सॉस तथा केचप सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है? टमाटर का। टमाटर केचप में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ब्लैक नेक किसे कहते हैं? केचप में बर्तनों, कैप और एसिटिक एसिड की क्रिया के फलस्वरूप बोतल की गर्दन पर काली परत का निर्माण होना ब्लैक नेक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो ब्लैक नेक क्या होता है? जैसे केचप में बर्तनों, कैप और एसिटिक एसिड की क्रिया के फलस्वरूप बोतल की गर्दन पर काली परत का निर्माण हो जाता है, उसे ही ब्लैक नेक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट तथ्य देखें। जैल बनाने की क्रिया किसे कहते हैं? जैल बनाने की क्रिया क्या है? शक्कर द्वारा पेक्टिन का अवक्षेप ही जैल बनाने कहलाता है। तो शक्कर के द्वारा पेक्टिन का अवक्षेप ही जैल बनाना कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पेक्टिन और शक्कर का बनाया हुआ जाल ही जैल कहलाता है। ठीक है। जैल बनाना किन घटकों को प्रभावित होता है? जैल बनाना किन घटकों से प्रभावित होता है? तो पेक्टिन की मात्रा एवं संरचना, पेक्टिन के घोल की अम्लता और शक्कर की मात्रा तथा तापक्रम से प्रभावित होता है। कच्चे और पके फलों में पेक्टिन किस रूप में पाया जाता है? तो कच्चे फलों में जो है कच्चे फलों में पाया जाता है प्रोटोपेक्टिन के रूप में और पके फलों में पेक्टिन पाया जाता है पेक्टिन के रूप में। ठीक है। जेली में कम से कम और अति उत्तम रूप से कितनी पेक्टिन की मात्रा होनी चाहिए? तो कम से कम 0.5% और उत्तम अगर देखें अति उत्तम है तो 0.75% होनी चाहिए। जेली, जैम एवं मार्मलेड में कितना प्रतिशत शक्कर उचित है? 68.7%। जैम और जेली एवं मार्मलेड में शक्कर का कौन सा रूप सर्वोत्तम होता है? ठीक है, स्यूक्रोज। कौन सा? स्यूक्रोज उत्तम होता है। पेक्टिक पदार्थ कहाँ स्थित होते हैं? मध्य लैमिला में। पेक्टिक पदार्थ कहाँ होते हैं? मध्य लैमिला में। जेली, जैम एवं मार्मलेड मौलिक अंश कौन से होते हैं? पेक्टिन, शक्कर एवं अम्ल होते हैं। जेली में न्यूनतम कुल बिलेट ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 65% होती है। फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 के किस भाग में जेली, जैम, मार्मलेड के गुणों का नियंत्रण से संबंधित लक्षणों का उल्लेख किया गया है? भाग 6 और भाग 7 में। ठीक है। जैम, जेली तथा मार्मलेड के तैयार पदार्थ न्यूनतम फल का अंश कितना रहना चाहिए? तो 45% रहना चाहिए न्यूनतम फल का अंश। ठीक है। यदि जेली शक्कर एवं रासायनिक पेक्टिन से बनाई गई है तो लेबल पर क्या लिखना आवश्यक होगा? संश्लेषित जेली। अगर जेली शक्कर एवं रासायनिक पेक्टिन से बनाई जाती है तो लेबल पे क्या लिखना होगा? संश्लेषित जेली, मतलब सिंथेटिक जेली लिखना होगा। फल परीक्षण में जब जल की क्रियाशीलता से आप क्या समझते हैं? तो फल परीक्षण में जल की क्रियाशीलता का मतलब है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए समुचित नमी का आवश्यकता होती है तथा इसके अभाव में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। सूक्ष्म जीव तथा नमी के इस संबंध को वाटर एक्टिविटी की संज्ञा प्रदान की गई है। जेली, जैम एवं मार्मलेड को किस एक सिद्धांत पर तैयार किया जाता है? जैल बनाना। ठीक है। जेली, जैम एवं मार्मलेड को किस एक सिद्धांत पर तैयार किया जाता है? जेल बनाना था, जेल फॉर्मेशन पे ये सिद्धांत है। तो ये हमारे प्रमुख तथ्य हो गए। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्न। ठीक है। तो अभी थोड़े प्रश्न देख लेते हैं 10 तक, फिर आगे अगले वीडियो में देखेंगे।
तो देखते हैं भारत में फसल चक्र की गहनता कितनी है। तो भारत में जो है हमारी फसल चक्र की गहनता कितनी है, तो देखें भारत में फसल चक्र की गहनता कितनी है तुम्हारी, तो लगभग है तुम्हारी 142%। कितनी है, 142% है, ठीक है भारत में, ठीक है। तो भारत में फसल वर्तमान गहनता कितनी है, वर्तमान में देखें तो 142 है। कितनी, 142 है। फिर है संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो संसार में किस फसल का उत्पादन और क्षेत्रफल अधिक है तुम्हारा, तो वो किसका, गेहूं का। मक्का की पत्तियों का शीर्ष सफ़ेद होना सूचक है, तो किसका सूचक है तुम्हारा, जेडेन की कमी का, ठीक है। मक्का की पत्तियों का शीर्ष अगर सफ़ेद हो रहा तो किसका सूचक है कि जिंक की कमी हो गई, जेडेन की कमी हो गई। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्नों में पाया जाता है, तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, तो वो मक्का में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है तुम्हारा, मक्का में पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, हाँ तुम्हारा ये मक्का में पाया जाता है, ये तो गेहूँ है, ठीक, मक्का में पाया जाता है, ठीक है, मक्का में पाया जाता है। फिर अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संशोधित की गई है, तो वो संशोधित की गई है आपकी लगभग कितनी, 14% से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर अन्न भंडारण करना है तो उसमें नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, 14% से कम होनी चाहिए। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है, तो भारत उत्पादक भी सबसे बड़ा है, उपभोक्ता भी सबसे बड़ा है, इसलिए ये निर्यात नहीं करता है, आयात ही करनी पड़ती है दाल, ठीक। सोयाबीन तेल में कितनी प्रतिशत, तो सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो सोयाबीन में तेल की तुम्हारा 20 से 22% मात्रा होती है। सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है, 20 से 22%। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, तो विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, तो विश्व में कपास सर्वाधिक क्षेत्रफल तुम्हारा भारत में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, ठीक है। फिर क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है, क्यूरिंग की क्रिया किस में होती है, तुम्हारा नवा क्वेश्चन है तुम्हारा, क्यूरिंग की क्रिया किस में होती है, ठीक है। तो क्यूरिंग की क्रिया तुम्हारी होती है इसमें तंबाकू में। किस में होती है क्यूरिंग क्रिया, तंबाकू में होती है। गन्ने, ठीक है, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ का प्रतिशत को क्या कहते हैं, ठीक है। गन्ने में समग्र ठोस होता है तो क्या कहते हैं, ब्रिक्स कहते हैं। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं, ब्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, कि सेब में पाई जाती है। अगर इनमें देखें आंवला, लीची, अनानास और सेब में, तो सेब में आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है, तो थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन है इसमें, काजू, अखरोट, बादाम के बेल में। तो थायमिन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो काजू में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, काजू में। अब ये तुम्हारा मिलाना है सूची एक को, ठीक है, 11 क्वेश्चन मिलाना है। हरा सोना तुम्हारा तो अफीम होता है, क्या होता है तुम्हारा, हरा सोना क्या होता है तुम्हारा, अफीम होता है। क्या तुम्हारा ये हरा सोना तुम्हारा होता है अफीम, हरा सोना होता है तुम्हारा अफीम होता है, ठीक है। और झूठा सोना तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, झूठा सोना होगा तुम्हारा पायरेट्स, क्या होगा, पायराइट्स होगा। फलों का राजा तो आम होता है, फलों की रानी लीची होती है। मिल गया तुम्हारा, देखो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा हरा सोना कौन हो गया तुम्हारा, अफीम हो गया। और झूठा सोना हो गया तुम्हारा पायराइट्स हो गया। फलों का राजा आम हो गया, फलों की रानी लीची हो गई। तो 13 क्वेश्चन हो गया, इसमें लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन आए। अब अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।